यहाँ पर हमारे पास 5 क्वेश्चन का एक सेट है। एनालाइज द डेटा गिवन फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ रबर इन रुपीज क्रोर्स फ्रॉम 2006 to 2017 एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एनालिसिस। यहाँ पर जो y एक्सिस है उस पर हमें कुछ वैल्यूज लिखी गई है। शुरुआत 150 से लेके 330 तक हो रही है। ये जो ग्राइंड लाइंस हैं इनमें गैप है 20 करोड़ का। ये वैल्यू रुपीज करोड़ में है। एक्स एक्सिस जो है वहां पर ईयर्स गिवन है 2006 से 17 तक। ब्लैक कलर का जो हमारा यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है या जिसको हम कहते हैं बार ग्राफ, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपोर्ट्स को और ब्लू कलर का रिप्रेजेंट कर रहा है इंपोर्ट्स को। तो जानकारी बड़ी आसान है। क्वेश्चन को समझने के लिए आपको बस एक बार इस इंफॉर्मेशन को गो थ्रू करना होता है, ये देखने के लिए कि कहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो कौन सी इंफॉर्मेशन आप सर्च करेंगे और कैसे उसे सर्च करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स फॉर द गिवन पीरियड वाज अप्रोक्सीमेटली। सबसे पहली बात हम बात कर रहे हैं एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स के पीरियड कौन सा है, थोड़ा सा केयरफुल रहा करें। 2006 से 2017 मतलब हम सारी वैल्यूज की बात कर रहे हैं। एवरेज निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, लेकिन यहां पर हमें सारी वैल्यूज को ऐड करने की जरूरत नहीं होगी, हम ऑल्टरनेट तरीका भी अपना सकते हैं। अगर हम एक्सपोर्ट्स पर नजर डालते हैं तो ये वाली जो वैल्यू है आप देखेंगे कुछ वैल्यूज इससे ऊपर हैं, कुछ इससे नीचे हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं, इस 210 को हम एक बेस लाइन लेके चलते हैं। माना हमारा एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट है 210। अब हम डेविएशन पता कर लेते हैं। देखिए यहां से यहां तक अगर हम आते हैं तो ये डेविएशन है 1 2 3 3.5 का। अब एक गैप जो है वो 20 का है। तो हम यहाँ पर वैल्यू नहीं लिख रहे, हम सिर्फ गैप, अभी जो पॉइंट्स में बात कर रहे हैं कितने गैप हैं 3.5। फिर यहां देखेंगे तो 1 2 3 3.5, तो 7 हायर वैल्यू आ चुकी है और एक गैप 20 का है, ये 8 हो गया है। यहां हमें ना तो कुछ पॉजिटिव मिल रहा है ना नेगेटिव मिल रहा है। पहले हम सिर्फ पॉजिटिव पे नजर डाल रहे हैं, ये 0.5 सो 8.5 और ये 0.5 9, क्योंकि एक गैप 20 का है तो 9 इंटू 20 करने पर हमारा 180 का डेविएशन यहां पर आ चुका है। लुक एट द वैल्यूज विच आर लेस देन 210। ये वैल्यू 0.5 कम है, 0.5 0.5 0.5 0.5, तो ये वैल्यूज 2.5 कम हो गई और एक वैल्यू क्योंकि 20 का गैप है तो 2.5 इज इक्वल टू 50, तो यहां पर -50 कर देते हैं। तो नेट डेविएशन हो गया है 130 का। ठीक है, इस डेविएशन को इक्वल डिवाइड कर दें हम नंबर ऑफ ईयर्स में, कुल कितने ईयर्स की बात हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो अगर हम इसको 12 से डिवाइड कर दें तो व्हाट डू वी गेट हियर 130 ओवर 12, यानी ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10.1 के आसपास होनी चाहिए। और 210 में अगर हम ये 10.1 एज इट इज ऐड कर दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 220 करोड़। सो दैट इज द सेकंड ऑप्शन। अदरवाइज जो ट्रेडिशनल तरीका है वो क्या है, आप सारी वैल्यूज लिखें, उसे ऐड करें और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करें, आंसर अभी भी आपका 220 करोड़ ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। द परसेंटेज डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग द पीरियड 2006 टू 2011। हम 2006 से 2011 की बात कर रहे हैं, यहां बात कर रहे हैं परसेंटेज डिक्लाइन की, इज मोर देन द परसेंटेज डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग 2012 टू 2017। फिर हम बात कर रहे हैं 2012 से 2017 की और हमें पता करना है परसेंटेज डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स इन बोथ द केस, और हमें यह पता करना है कि ये वैल्यू इस वैल्यू से कितनी ज्यादा है। तो परसेंटेज डिक्लाइन का सिंपल सा फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डिक्लाइन डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला होता है। हम यहां डिक्लाइन पता कर सकते हैं। तो जब भी हम परसेंटेज डिक्लाइन पता करते हैं तो जो इंटरमीडिएट वैल्यूज हैं वो हमारे काम की नहीं है, हमारे काम की होती है इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू अगर हम एक्सपोर्ट्स पे देखें तो ये है 280। 2011 में अगर हम देखें तो ये 220 है। तो यहां पे डिक्लाइन हुआ है कितने का 60 का, डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू 280 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है,
ऐसे ही अगर हम 2012 से 2017 की बात करें, यहां पर जो एक्सपोर्ट्स है वो है 210 और 2017 में जो एक्सपोर्ट्स है वो है 200। तो यहां डिक्लाइन हुआ है 10 का अपॉन 210 इंटू 100। हमें बस ये पता करना है कि ये वैल्यू इससे कितने परसेंट ज्यादा है, यानी आइडियली हमें इनका डिफरेंस निकालना है। ऑप्शंस पे नजर डालते हैं, 16.5, 20.5, 12.5, 21.5, यानी ऑप्शंस काफी दूर हैं, तो हम थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स अगर करना पड़े, अप्रोक्सीमेशन करना पड़े, तो वो हम कर सकते हैं। चलिए इस पर देखते हैं। ये जीरो हमने यहां पर कैंसिल कर दिया है, 2 3 टाइम्स, 2 14 टाइम्स। नाउ 1/14 अगर हम निकालते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 7% के आसपास हम यहां पर कह सकते हैं, और क्योंकि ये इंटू 3 हो रहा है तो अप्रोक्सीमेटली ये आंसर 21.5% के आसपास आना चाहिए। ठीक है, ये जो फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है ये आपको अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज 1/14 होता है 1/7 का भी हाफ, 1/7 होता है 14.28%, तो 1/14 उसका भी हाफ यानी कि 7.14%, और इंटू 3 करेंगे तो 21.42% के आसपास आएगा। हमने रफली 21.5% लिख दिया है। ऐसे ही अगर हम यहां पर बात करें ना, 1/20 होता तो 5% है, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम कहते हैं 5% होगी, राइट। एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस है 16.5%। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इज, मैक्सिमम डिफरेंस ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस मैक्सिमम कब होगा, जब इंपोर्ट एज लार्ज एज पॉसिबल हो और एक्सपोर्ट एज लेस एज पॉसिबल हो। यहां पर तो देखिए कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट से ज्यादा है। हम सिर्फ इन्हीं वैल्यूज पे नजर डालें। अच्छा, यहां पर भी हम क्या करें, सिर्फ गैप काउंट करें, बिकॉज गैप को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इजी रहेगा। देखिए ये जो 1 का गैप है ये 1.5 का, तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये वैल्यू 30 होगी। हमें वैसे सब पे देखने की जरूरत नहीं है, बट बस कंसेप्ट समझने के लिए हम इस पे फोकस कर रहे हैं। 1 2 3.5, ये गैप हो गया है 70 का, बिकॉज एक गैप 20 के इक्वल है। 1 2 3 4 5.5, ये हो गया है 110। ये गैप सर्टेनली कम है, तो हमें इसको अब चेक करने की जरूरत नहीं है। इस पे नजर डालते हैं, 1 2 3 4 5.5, अगेन विल गेट 110। 1 2 3 4 4.5 एंड 5, ये तो और कम हो गया, इसको छोड़ सकते हैं। 1 2 3 4 5 5.5 एंड 6, ये अब सबसे बड़ा हो चुका है, जो कि हो गया इक्वल 120 के। यहां पर एक बार और नजर डालते हैं, हो सकता है 6.5 हो जाए। 1 2 3 4 5.5, ये 6 से बड़ा नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम जो डिफरेंस होगा वो 120 करोड़ का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज डिफाइंड एज इंपोर्ट्स सबट्रैक्टेड फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। Which of the following blocks of 3 years has witnessed the largest average negative balance of trade? Okay, negative balance of trade largest चाहिए। नेगेटिव कब होगा, जब इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज्यादा होगा। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करें, वो जो 3 साल का पीरियड गिवन है उनकी वैल्यूज को ऐड करें और डिवाइड बाय 3 करें। बट क्योंकि ये काम डिवीजन ऑफ 3 का हम हर केस में कर रहे हैं, यहां पर सारे ही गैप जो है वो 3 इयर्स के हैं, 7 8 9 15 16 17 14 15 16 एंड 10 11 12। तो आइडियली हमें यहाँ पर 3 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हम बस इन 3 सालों का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो वैल्यू निकालेंगे, उसे ऐड करेंगे, जहां पर भी हमें नेगेटिव वैल्यू सबसे बड़ी मिलेगी वही हमारा आंसर है। अच्छा, इसको करने के लिए भी अगेन हम गैप्स पर फोकस करेंगे। जैसे 2007-8-9 की अगर हम बात करें, 2007 में ये गैप जो है यहां पर ये बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव है, ये गैप हो गया है +2 का। ठीक है, 2008 की अगर हम बात करें तो ये गैप हो गया है -1.5 का, क्योंकि यहां पर इंपोर्ट ज्यादा हो गया है। और अगर 2009 की बात करें तो यह गैप हुआ है 1 2 3 3.5 विद नेगेटिव साइन। सो -5 + 2 करने पर ये वैल्यू क्या आ गई है, -3। हमें मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू यहां पर चाहिए। 15 16 17, 15 की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5.5 विद नेगेटिव साइन, राइट। यहां पर देखें 1.5 विद नेगेटिव साइन,
और यहां पर 1, 1.5, 2 विद नेगेटिव साइन, ये हो गया है -2। अब ये वैल्यू ज्यादा हो गई है, हम इसे इग्नोर कर देंगे, ये अब हमारा आंसर नहीं हो सकता। 14, 15, 16, 14 की अगर हम बात करें, अच्छा यहां पर ऑलरेडी देखिए गैप काउंट कर चुके हैं, ये गैप है हमारा -5.5, ये वाला गैप भी हम काउंट कर चुके हैं -1.5। अब इस गैप पे नजर डालते हैं 14 वाले पर, 1, 2, 3, 4, 5, 5.5 एंड 6, -6। प्रीवियस क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किए तो उसमें ये ऑलरेडी गैप हमने निकाला था, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, तो ये हो गया है -13। अब ये वैल्यू हमारी हाईएस्ट हो गई है नेगेटिव में, इसे हम हटा सकते हैं। और अगर 10, 11, 12 पे नजर डालें, 10 में ये गैप हो गया है 1, 2, 3, 4, 5, 5.5। यहां पर भी हम एक काम करते हैं, साथ साथ ऐड करते जाते हैं, 6, 7, 8, 9, वापस यहां पे करें 10, 11, 12, 13, 14, 14.5, तो आंसर आ रहा है -14.5। अब ये सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू हो गई है, इसे हम छोड़ सकते हैं, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा। चलिए इसी सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द परसेंटेज इंक्रीज इन इंपोर्ट्स ओवर द प्रीवियस ईयर इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, ध्यान रखिएगा इंपोर्ट्स के लिए आपको कैलकुलेशन करनी है, परसेंटेज इंक्रीज आपको निकालना है और वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, राइट। इंपोर्ट यहां पर ब्लू कलर की जो बार्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं। ओके, परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला होता है इंक्रीज अपॉन प्रीवियस वैल्यू इनटू 100। 2009 टू 10, 2009 से 2010, यहां पर ये वैल्यू है 280 और 2010 पे ये वैल्यू है 310, तो इंक्रीज कितने का हुआ है, 30 का, अपॉन प्रीवियस वैल्यू 280 इनटू 100। नाउ अप्रोक्सीमेटली हम ये कह सकते हैं ये वैल्यू 10% से थोड़ी सी ज्यादा है, बिकॉज 280 का 10% होता है 28 और यहां पर 30 लिखा है, तो सर्टेनली हमारा आंसर 30%, 10% से ज्यादा है, 11% से थोड़ा सा कम है। चलिए अब देखते हैं, जहां पर भी वैल्यू 10% से ज्यादा होगी उसे तो हम कंसिडर कर लेंगे, बाकी को हम हटा देंगे। 2010 टू 11, ये 310 है, 11 में ये वैल्यू 290 हो गई है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, यहां डिक्रीज हुआ है, इसे हम हटा सकते हैं। 13 टू 14, 13 में ये वाली जो वैल्यू है ये है हमारी 300 और 14 में ये वाली वैल्यू है 320, यहां इंक्रीज हुआ है 20 का, अपॉन 300 इंटू 100। ये वैल्यू लेस देन 10% है, बिकॉज इसका 10% होता है 30 जबकि यहां 20 है, तो ये हमारा मैक्सिमम आंसर नहीं हो सकता, इसे हम रिजेक्ट कर देते हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 8 टू 9, 8 से 9 पे अगर हम जाते हैं, 2008 की ये वैल्यू है 260 और 2009 की वैल्यू है 280, यहां ग्रोथ हुई है 20 की और अपॉन 260 इंटू 100, इसे भी हम रिजेक्ट कर सकते हैं बिकॉज इसका 10% 26 होता है, ये वैल्यू 10% से कम है, हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 2009 टू 2010 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। The table below presents the quoted buy and sell prices of 5 stocks during the 5 trading days of a given week. The quoted sell price is the price at which an investor can sell a stock in the market. The quoted buy price is the price at which an investor can buy a stock from the market. All the quoted numbers are in Indian rupees. टेबल हमारे सामने है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सेल और बाय जो प्राइसेस है वो लिखी हुई हैं और जो स्टॉक्स हैं 5 वो हमारे सामने फर्स्ट कॉलम में लिखे हुए हैं। एज सच टेबल में समझने के लिए बहुत ज्यादा हमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन पे हम नजर डाल सकते हैं। If an investor had rupees 36 lakh to invest in any particular single stock and she could buy the stock only on Monday and sell it off only on Friday, then the stock she should buy on Monday to earn the maximum possible profit. अब मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट निकालने के लिए एक तरीका तो ये होगा कि हम हर एक का ये पता करें कुल कितने स्टॉक परचेज किए हमने मंडे को, फिर उनकी सेल प्राइस निकालें और सेल प्राइस में से जो 36 लाख है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, बट ये तरीका टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हम ये पता कर लें कि कहां पर परसेंटेज प्रॉफिट हमें सबसे ज्यादा मिल रहा है, जहां परसेंटेज प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा वहां पर ओवरऑल प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। परसेंटेज प्रॉफिट हम निकालें कैसे, इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, सेलिंग प्राइस माइनस बाय प्राइस, ये तो हो गया प्रॉफिट, डिवाइडेड बाय प्राइस इनटू 100।
ये हमारा परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो जो 4 स्टॉक्स हमें गिवन है हम उनके लिए एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। मरीको मंडे को बाय प्राइस था 346 और फ्राइडे को सेल प्राइस था 372। तो अगर यहां पर हम देखें प्रॉफिट कितने का हुआ है 26 का अपॉन 346 इंटू 100 हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि चारों वैल्यूज में हमें इंटू 100 करना है। HUL बाय प्राइस 1933 सेल प्राइस 1966 तो प्रॉफिट हुआ है 33 का अपॉन 1933। ITC 238 से 253 प्रॉफिट हुआ है 15 का अपॉन 238। ब्रिटानिया 3046 से 3140 94 अपॉन 3046। पता करना है कहां पर परसेंटेज प्रॉफिट सबसे ज्यादा है। थोड़ा बहुत अंदाजा हमें लग सकता है। देखिए शुरुआत की डिजिट पे फोकस करें। इसका 10% होगा 3.46, 1% 10% होगा 34.6 और 1% होगा 3.46। तो ये अप्रोक्सीमेटली 7 to 8% के बीच में होना चाहिए। अब जो 7 to 8% से कम है उन्हें हम इमीडिएटली हटा सकते हैं। इसका 10% 193.3, 1% 19.33 तो 2% 38। ये वैल्यू 2% से भी कम है, इसे हटा दीजिए। इसका 10% 304.6, 1% 30.46 तो 3% 90, ये अराउंड 3 और 4% के बीच में है, इसे भी हटा दीजिए। यहां पर अगर हम एग्जैक्ट निकालना चाहें, बिकॉज यहां पर भी अगर हम देखेंगे तो आंसर 7 और 8% के बीच में ही आ रहा है। इसका 1% है 2.38, 2 7 टाइम्स 14, 2 8 टाइम्स 16 तो 7 to 8% के बीच में आ रहा है। बट अगर वैसे देखा जाए तो हम इमीडिएटली यहां पर इसको फर्स्ट ऑप्शन मार्क कर सकते हैं बिकॉज यहां गैप थोड़ा सा ज्यादा आएगा। बट अदरवाइज हम एक काम करें 7% निकाल लेते हैं। इसका 7% होगा 7 into 3 21 प्लस 0.4 into 7 2.8 प्लस 0.06 into 7 दैट इज 0.42। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3.22 और 21, ये हो गया है 24.22। अगर 24.22 होता तो हम कहते 7%, पर ये है 26, मतलब आंसर 7% से ज्यादा है। जरा यहां 7% निकालें। 1% 2.38 तो 7% करेंगे तो 7 into 2 is 14, 7 into 0.3 करते ही 2.1, ऑलरेडी ये वैल्यू 16.1 हो चुकी है, ये है 15 तो 7% से ये वैल्यू कम है, इसलिए ये हाईएस्ट परसेंटेज रिटर्न नहीं दे सकती। देयरफॉर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन मरीको। एग्जाम में कई बार ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर आपको मिलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार आपको ऐसा हो, तो आपको ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन जो है वो करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, if an investor had rupees 36 lakhs in purchasing the stocks of HUL on Monday, HUL by Monday, हम इस वैल्यू की बात कर रहे हैं। ओके, सेल देम ऑफ ऑन वेनेसडे, HUL को वेनेसडे को हम सेल कर दें इस प्राइस पे, and use the entire proceeds to purchase the stocks of Britannia on the same day, Britannia हम परचेज करें ऑन वेनेसडे एंड सेल देम ऑफ अगेन ऑन फ्राइडे, और फ्राइडे को हम सेल कर दें। हमें ये पता करना है टोटल इन्वेस्टमेंट रिटर्न ड्यूरिंग द वीक वुड बी। नाउ ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली आपसे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मांगेगा, आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं बट वैल्यूज बहुत ज्यादा क्लोज है। तो जनरली जब तक आपकी प्रैक्टिस ना हो, इस तरह के क्वेश्चंस को हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं कि आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को छोड़ें। हो सकता है बाद में 2 या 3 क्वेश्चन आपके लिए इजी हो, इसे आप बाद में अटेम्प्ट करें। लेकिन अदरवाइज अगर हम इसको यहाँ अटेम्प्ट करना चाहें तो 2 तरीकों का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, पता कर लें यहाँ पर कितना परसेंट रिटर्न हुआ है और यहाँ कितना परसेंट रिटर्न हुआ है, हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली इसके सम के इक्वल होगा। ओके, तरीका नंबर 2, जहां पर हम एक्चुअल वैल्यू निकाल के पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें। सबसे पहले परसेंटेज रिटर्न की बात करते हैं। यहां से अगर हम यहां पर आते हैं तो हमारा रिटर्न हो रहा है 46 का, डिवाइडेड बाई 1933। हम इस वैल्यू को परसेंट पे निकाल सकते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो हमारा रिटर्न हो रहा है 25 का, डिवाइडेड बाई 3115। चलिए परसेंटेज में देखते हैं। इसका 10% होगा 193.3, 1% 19.33। सो 19 2 टाइम 38, 80 बचा है। 19 4 टाइम्स
76, अप्रोक्सीमेटली ये 2.4% है। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस केस? 10% है 311.5, 1% है 31.15, ये 25 है। अप्रोक्सीमेटली हम कहेंगे ये वैल्यू 0.8% के आसपास होगी, बिकॉज 24/32 होता है 3/4, 0.75। ये 25 और वो 31 है, तो वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी 0.8, और अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो आंसर आएगा 3.2%। हम इसे मार्क कर सकते हैं। अदरवाइज इसको करने का जो सिस्टमेटिक तरीका होगा उसमें हम क्या करेंगे, सपोज 36 लाख रुपीस उन्होंने खर्च किया, परचेज क्या किया, HUL ऑन मंडे, HUL को मंडे में परचेज किया, ये स्टॉक प्राइस है पर स्टॉक, तो कैन वी से 36 लाख रुपीस में इतना स्टॉक परचेज किया जा सकता है। नाउ ये जितना स्टॉक आया उसे वेडनेसडे को इस प्राइस पे सेल किया गया, तो इस स्टॉक को अगर हम 1979 पे सेल करें तो ये हमारा टोटल पैसा आया। अब इस टोटल पैसे को हमने ब्रिटानिया के स्टॉक में लगा दिया, बाय प्राइस थी 3115, तो जो टोटल पैसा आया इसे हमने 3115 से डिवाइड किया। अगेन हमारे पास नंबर ऑफ स्टॉक्स आ गए और इन स्टॉक्स को हमने फ्राइडे को इस प्राइस पे सेल कर दिया, तो ये हमारा फाइनल पैसा आ गया कि हमें कुल कितना पैसा मिलेगा ऑन फ्राइडे। हमें कितना फायदा हुआ, इसके लिए हम एक काम करें, इसमें से वो 36 लाख सब्ट्रैक्ट कर दें, और अगर इस वैल्यू को इनिशियल जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था 36 लाख से डिवाइड करके और इनटू 100 कर दें, तो हमारा परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा। नाउ देखिए 36 लाख तो यहां से कॉमन आ जाएगा और नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जब आप सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन में क्या होगा, 1979 इंटू 3140 अपॉन 1933 इंटू 3115 माइनस 1, और यहां पर ये इंटू 100 होगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर वापस 3.2% ही आएगा, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। सलाह यही होगी, अगर ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर है तब तो ये कैलकुलेशन करना आसान है, अदरवाइज इस तरह की कैलकुलेशंस को एग्जाम में मैं कम से कम आपको अवॉइड करने के लिए कहूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 से 3 मिनट ले जाएगा। हो सकता है कोई इजी क्वेश्चन आपका बाद में वेट कर रहा हो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। The difference between the quoted buy and sell price of a stock is referred to as the spread of the stock. Okay, the average spread of the stocks is lowest on. अच्छा, एवरेज स्प्रेड कैसे निकालेंगे, टोटल स्प्रेड डिवाइडेड बाय 5। ओके, क्योंकि मंडे को हम बात कर रहे हैं तो यहां पर 5 स्टॉक्स हैं। अच्छा, स्प्रेड यहां कितना होगा, 2, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, तो जरा सबको ऐड करते हैं, 2 and 1 3 and 2 5 and 1 6 and 2 8। मंडे को ओवरऑल स्प्रेड हुआ है 8 और आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड मत करिएगा, अननेसेसरी कैलकुलेशन बढ़ाएंगे, क्योंकि हर एक वैल्यू को आपको 5 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं लोएस्ट हो स्प्रेड, तो बस हमें टोटल पे नजर डालनी। अभी तक 8 हमारा आंसर हो सकता है। चलिए यहां पर स्टॉक स्प्रेड देखते हैं, 3 + 1 6 4, 4 + 3 7 + 1 8 + 1 9। ट्यूसडे लोएस्ट नहीं हो सकता, अभी तक मंडे लोएस्ट आ रहा है। थर्सडे 3 + 3 6 + 4 10, आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी 8 को एक्सीड कर चुका है। फ्राइडे 1 + 2 3 + 3 6 + 3 9, अगेन आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वो मंडे को एक्सीड कर चुका है। देयरफॉर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था, फर्स्ट ऑप्शन। तो आपने देखा, अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन में उलझ जाते तो अगला क्वेश्चन जो कि आसान था उसे हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A brokerage firm charges 0.1% trading commission on the value of shares bought or sold through its trading platform. If an investor bought 1000 shares of Britannia on Tuesday, Britannia Tuesday ये buy price थी, and sold all of them on Thursday, sold all of them on Thursday, then the total brokerage fees that will be charged from the investor is, आसान तरीका होगा 3101, इस पर हमने 1000 स्टॉक खरीदे तो इंटू 1000 टोटल वैल्यू आ गई, और इसका 0.1% अगर हम निकालेंगे तो 0.1/100 विच इज नथिंग बट 1/1000। तो अल्टीमेटली 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, तो यहां पर जो ब्रोकरेज होगा वो होगा 3101, एंड सिमिलरली यहां पर जो ब्रोकरेज होगा वो होगा 3010।
25 और अगर आप ऐड करेंगे तो 6126 will the value you will get as your answer and you can see second option हमारा आंसर होगा। ऑप्शंस बड़े क्लोज थे लेकिन कैलकुलेशन कुछ था ही नहीं तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। If you had decided to invest rupees 36 lakh worth of ITC stocks on Monday, ITC स्टॉक ये रहे, मंडे को हमने ये बाय किया है, ओके। Then the day of the week you should choose to sell the stocks to earn the maximum possible profit. जहां पर सबसे बड़ी सेलिंग प्राइस होगी वही हमारा आंसर होगा। ट्यूसडे को सेलिंग प्राइस है 238, वेनेसडे को 246, थर्सडे को 221 और फ्राइडे को 253। हाईएस्ट वैल्यू हमें कब मिल रही है? फ्राइडे को। Therefore answer to the question will be what? Fourth option. ये लॉजिकल रीजनिंग पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का सेट है। In a football tournament, 6 teams A, B, C, D, E and F participated. Every pair of teams had exactly one match among them. For any team, a win fetches 2 points, a draw fetches 1 point, and a loss fetches no points. Both the teams C and F ended with less than 5 points. At the end of the tournament point table is as follows. Some of the entries are not shown. It is also known that team B defeated team C and team C defeated team। यहाँ टोटल कितने मैचेस होंगे? मैचेस होंगे 50। इन सबको आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट 30। बट मैचेस 15 क्यों होंगे? क्योंकि एक मैच में 2 टीम्स इन्वॉल्व हैं। जितने विन्स होंगे उतने ही लॉसेस होंगी। और अगर हम ड्रॉस की बात करें, ये एक इवन नंबर होगा बिकॉज एक ड्रॉ में 2 टीम इन्वॉल्व होंगी। कुछ पॉइंट्स हमारे सामने हैं। क्या हम फटाफट कुछ मिसिंग वैल्यूज को लिख सकते हैं? 5 प्लेड, एक भी लॉस नहीं है। अब 8 पॉइंट्स कैसे आ सकते हैं? एक ही तरीका है, अगर हम यहां पर 3 तो विन कर दें और 2 ड्रॉ कर दें, बिकॉज 3 इंटू 2 6 पॉइंट्स प्लस 2 8 पॉइंट्स। अगर हमने 4 विन एंड 1 ड्रॉ कर दिया तो 9 हो जाएंगे। 2 विन एंड 3 ड्रॉ कर दिया तो 7 पॉइंट्स हो गए। तो टीम ए के बारे में तो मालूम है कि इन्होंने 3 मैच तो जीते हैं और 2 मैच ड्रॉ किए। व्हाट अबाउट टीम बी? दे लॉस्ट 2 मैचेस, टोटल पॉइंट 6 हैं। ओनली पॉसिबिलिटी कि अपने बाकी बचे हुए तीनों मैचेस जीत जाएं और एक भी मैच ड्रॉ ना खेले। नेक्स्ट 5 पॉइंट्स, अगेन ये 2 मैचेस हार चुके हैं। 5 पॉइंट्स होने का एक ही तरीका है, 2 मैचेस तो ये जीते और एक मैच इनका ड्रॉ हो जाए। व्हाट अबाउट हियर? यहाँ पर 5 पॉइंट्स हैं, ये एक लॉस हो चुका है इनका। अब इनके पास बचे हैं 4 मैचेस और 4 मैचेस में 5 पॉइंट्स आ सकते हैं अगर वो एक मैच तो जीत जाएं और 3 मैचेस ये ड्रॉ खेलें। ठीक है, सो यू कैन से 2 into 1 is 2 plus 3 and you will get 5। ओके, ये 2 हमारे मिसिंग है। टोटल पॉइंट्स कितने होंगे? एक मैच में 2 पॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर जीतते हैं तो विनर को 2 और लूजर को 0 और अगर ड्रॉ होता है तो दोनों को 1 1। यानी टोटल 15 मैचेस में 30 पॉइंट्स डिवाइड किए जाएंगे। 8 and 6 14 and 10 24, यानी इन दोनों का सम 6 होना चाहिए। तो किसी भी हालत में टीम ई के पॉइंट्स 6 के इक्वल नहीं हो सकते। क्या वो 5 के इक्वल हो सकते हैं? 4 के इक्वल हो सकते हैं? एक बार हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। इसका मतलब है ई प्लस एफ के कंबाइंड पॉइंट्स कितने होंगे? 6। यह एक जानकारी हमें थोड़ा ध्यान से देखनी होगी। बोथ द टीम्स ई एंड एफ एंडेड विद लेस देन 5 पॉइंट्स। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या क्या होंगी? इनको 4 पॉइंट्स मिले और इन्हें 2, इन्हें 3 और इन्हें 3, इन्हें 2 और इन्हें 4। ठीक है, पहले ई पर बात करते हैं। इनका एक तो लॉस हो चुका है, अब बाकी बचे हैं 4 मैचेस। क्या 4 मैचेस में वो 4 पॉइंट्स ला सकते हैं? अगर हम देखें तो एक ही पॉसिबिलिटी है, अगर उसके चारों मैच ड्रॉ हो जाए, राइट? सो दिस इज यस वन पॉसिबिलिटी कि इनके 4 मैच ड्रॉ हो जाएं और एक भी मैच ये ना जीते। क्या ऐसा हो सकता है कि वो 3 पॉइंट्स लाएं? बिकॉज हारे इन्होंने एक ही हैं। अब 4 मैच में चारों ड्रॉ हो गए तो 4 पॉइंट्स, लेकिन अगर 3 ड्रॉ और 1 विन हो गया तो इनका स्कोर हो जाएगा 5 पॉइंट्स। 2 विन 2 ड्रॉ हो गए तो इनका स्कोर हो जाएगा 6 पॉइंट्स, तो बढ़ता ही जाएगा। इसका मतलब है यही वो केस है जिसपे हमें ई पर फोकस करना है। बाकी तो केस ई के पॉइंट्स बन ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये कंफर्म हो चुका है कि उनका एक ही मैच उन्होंने लॉस किया। तो ई के हो गए हैं कितने पॉइंट्स? 4 पॉइंट्स और एफ के हो गए हैं कितने पॉइंट्स? 2 पॉइंट्स।
ध्यान रखिए ई के चारों मैच ड्रॉ हो चुके हैं। ओके, अच्छा अभी तक और हमारे पास जानकारी नहीं, पर 2 पॉइंट हमें लाने हैं। कैसे लाएं? 2 पॉइंट लाने का एक तरीका है एक विन और बाकी सारी लॉसेस, या दूसरा तरीका है कोई भी विन नहीं, 2 ड्रॉ हो जाएं और 3 मैच वो हार जाएं। यही 2 तरीके हैं। एक काम करते, अगर हम इस केस पे फोकस करें कि इन्होंने एक भी मैच ड्रॉ नहीं किया, क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि ये कह रहा है 1 विन एंड 4 लॉस, यानी नो ड्रॉ। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको फोकस करना होगा किस पर? ई पर। ई ने अपने 4 मैच ड्रॉ खेले, ठीक है? अच्छा, ई अपने 4 मैच किस-किस के अगेंस्ट ड्रॉ खेल सकते हैं, एक बार जरा देखें। ये हमारे पास में बाकी बची हुई 5 टीम्स हैं, ओके? बी के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने तो एक भी ड्रॉ नहीं खेला, क्योंकि 0 ड्रॉ लिखा है, इसका मतलब है ई किसी भी हालत में बी के अगेंस्ट ड्रॉ नहीं खेल रहा। तो ई ने बाकी जो 4 टीमें बची है उनके अगेंस्ट ही अपने चारों ड्रॉ खेले होंगे, यानी ए के अगेंस्ट भी, सी के अगेंस्ट भी, डी के अगेंस्ट भी और एफ के अगेंस्ट भी। दैट मीन्स डी ने हर हालत में कम से कम ए ड्रॉ तो ई के साथ खेला ही है, और एक ड्रॉ खेलने का मतलब है ये केस हमें हटाना पड़ेगा। हम इसी केस पर अब फोकस करेंगे। तो टीम एफ के 0 तो विन होंगे, 3 लॉसेस होंगे और यहां पर 2 इनके ड्रॉस होंगे। अब क्वेश्चंस पे नजर डालते हैं। टोटल नंबर ऑफ मैचेस एंडिंग इन ड्रॉ इज, ड्रॉ कुल कितने हुए हैं? 2 and 1 3 and 3 6 and 4 10 and 2 12। जल्दबाजी में 12 आंसर मत करिएगा, बिकॉज एक ड्रॉ में 2 टीम इन्वॉल्व होती है। अगर एक मैच ड्रॉ हुआ है तो उसमें 2 टीम्स इन्वॉल्व होती हैं, तो नंबर ऑफ मैचेस जो होंगे वो होंगे 6। आप देखेंगे एग्जामिनर ने एक ऑप्शन में 12 भी दिया है, ताकि आप जल्दबाजी में 12 आंसर मार्क करें और गलती हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैड हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रॉस? आप देख सकते हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रॉस किस टीम के हैं? टीम ई के। फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर टू अवर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल पॉइंट्स टीम एफ गॉट वाज, एफ के पॉइंट्स थे 2। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम वाज नॉट डिफीटेड बाय टीम ए? टीम ए ने 3 तो मैचेस अपने जीते हैं और 2 ड्रॉ खेला है, तो वो जो 2 टीमें हैं जिनके साथ टीम ए ने ड्रॉ खेला है, उन्हें हम कह सकते हैं कि टीम ए ने डिफीट नहीं किया है। उनमें से एक तो कंफर्म कौन है? ई। व्हाट अबाउट द सेकंड टीम? नाउ एक बार हम देखते हैं डी पर थोड़ा सा नजर डालें, क्योंकि डी ने अपने टोटल 3 मैचेस ड्रॉ किए। किस किस के अगेंस्ट उन्होंने किए होंगे, अगर हम ये पता कर सकें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। टीम डी ने बी के अगेंस्ट तो डेफिनेटली ड्रॉ नहीं किया। क्यों? क्योंकि बी ने किसी के साथ भी ड्रॉ नहीं किया है। टीम डी ने सी के साथ ड्रॉ नहीं किया है। क्यों? क्योंकि क्लियरली मेंशन्ड है टीम सी डिफीटेड टीम डी। तो टीम डी ने बाकी बचे हुए तीनों ही टीमों के साथ ड्रॉ खेला है, क्योंकि उनके 3 ड्रॉस हैं। तो अगर हम टीम ए की बात करते हैं, तो टीम ए ने एक तो ड्रॉ खेला है टीम ई के साथ और एक ड्रॉ खेला है टीम डी के साथ। बाकी तीनों ही टीमों को टीम ए ने डिफीट किया है। क्वेश्चन पूछा गया है विच टीम वाज नॉट डिफीटेड बाय टीम ए, तो वो टीम होगी या तो डी या ई। ऑप्शन में टीम डी लिखा हुआ है, थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन, टीम ई वाज डिफीटेड बाय, टीम ई ने अपने 4 मैचेस तो ड्रॉ खेले हैं, तो अब एक ही टीम बची है जो उन्हें हरा सकती थी, और वो है टीम बी। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा।